Hello and welcome to Arogyam Nutrition. In our last video, we discussed about vegetables, the benefits of eating vegetables and the function in our body. Let's move forward to the guideline number 7, which is about oils and fats. So the title of the guideline 7 is Use Oils, Fats in Moderation. Choose a variety of oil seeds, nuts, nutri-cereals and legumes to meet the daily needs of fats and essential fatty acids. So the first question is, what are fatty acids? जो भी फैट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब जो उनका स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज नोन एज फैटी एसिड्स. एंड ये जो फैटी एसिड्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. नंबर 1 इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, नंबर 2 is MUFA, monounsaturated fatty acids, and the third is PUFA, polyunsaturated fatty acids. So the saturated fatty acids are those fats which are solid at room temperature. So usually ghee, butter and coconut oil are the examples of saturated fatty acids. So we must consume saturated fatty acids in moderation, because अगर हम इनको एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली ये बताया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं अगर ओवर कंज्यूम किए जाते हैं तो दे में इंक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, दे में इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन, reduce insulin sensitivity and enhance the tendency of clot formation and increase the risk of heart attack and stroke. So ये हम सबको ऑलरेडी पता है कि सैचुरेटेड फैट्स को हमारी डाइट में थोड़ा कम अमाउंट में होना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना हम बर्न कर पाएं. मीन्स हम फिजिकली एक्टिव हैं और अपनी डाइट में पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हम जो है फैट्स की क्वांटिटी को एक्सीड ना करें जितना हमें रिकमेंडेड है, तो हम सैचुरेटेड फैट्स जो है कंज्यूम कर सकते हैं बट इन अ लिमिटेड पोर्शन. अगर हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो दीज फैटी एसिड्स डिक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट एंड एथ्रोजेनेसिस. दैट मीन्स monounsaturated fatty acids are heart healthy. For example, commonly we use mustard oil and peanut oil. Both are high in monounsaturated fatty acids. अब बात करते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, यानी कि प्यूफा. प्यूफा हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आर द इम्पॉर्टेंट प्यूफाज. सो सेल मेम्ब्रेन का ये एक पार्ट होता है. सेल मेम्ब्रेन यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी का, छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसको कि हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 बोलते हैं. While N6 PUFAs are predominant in all cells, the brain cells and the nerve tissue have high level of N3 PUFAs. मतलब हमारी ब्रेन फंक्शनिंग एंड नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में N3 यानी कि ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का रोल जो है वो बहुत ज्यादा रहता है. द लॉन्ग चेन प्यूफाज ऑफ N3 which is DHA and EPA, and N6 which is AA, arachidonic acid, are essential during growth and development. So जब भी आप कोई मार्केट से कोई प्रोटीन पाउडर या कोई भी ग्रोथ सप्लीमेंट बच्चों के लिए भी बाय करते हो तो आपने बहुत कॉमनली ये वहां पे लिखा हुआ देखा होगा DHA enriched, AA enriched. तो वो सब क्या चीजें हैं? वो सब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि हम सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं. तो उसको आप अपनी रेगुलर डाइट में, अपनी डाइट के थ्रू भी उस रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप अपनी डाइट में इनफ सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 ऐड करते हो. नाउ कमिंग ऑन टू द सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 के ओमेगा 3 हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. ओमेगा 3 के जो बेस्ट सोर्सेज हैं नट्स एंड सीड्स में, जो प्लांट सोर्सेज हैं दैट इज वॉलनट्स, चिया सीड्स, पिस्ताचियो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल. These are the good sources of omega 3s. If we are talking about animal sources of omega 3, so it is clearly written over here. Fish, seafood and microalgae provide long chain N3 fatty acids such as DHA and EPA.
Polyunsaturated fatty acids have two main categories. One is the N3 and the other is N6, which is also known as omega-3 and omega-6. So omega-6 is almost part of all the cell membranes, जबकि जो omega-3 है, that is the brain cells and the nerve tissue have high level of N3 PUFA. The long chain PUFA of N3 and N6 are essential during the growth and development. So ये जो आपने देखा होगा EPA, DHA, AA जो सप्लीमेंट्स के ऊपर लिखा होता है, these are the fatty acids which are essential fatty acids which are being added to the products so that growth में and development में ये बच्चों की हेल्प कर पाएं या फिर आपके ब्रेन फंक्शनिंग में ये हेल्प कर पाएं. सो ये सब चीजें हम डाइटरी सोर्सेज से भी ले सकते हैं. इन केस अगर हम इनफ डाइटरी सोर्सेज यूज करते हैं तो वी डोंट नीड सप्लीमेंट्स ऑफ ओमेगास. Fish, seafood and microalgae provide long-chain N3 fatty acids such as DHA and EPA. These are biologically more active than short-chain alpha-linolenic fatty acid present in the plant foods. These long-chain N3 fatty acids are important for vision and brain growth and development during fetal life. सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 के जो सप्लीमेंट्स हैं उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इफ यू आर इंक्लूडिंग फिश एंड सी फूड इन योर डाइट, माइक्रो एल्गी आप इंक्लूड कर रहे हो, तो यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 इन योर डाइट. अगर हम बात करते हैं प्लांट सोर्सेज की कि ओमेगा 3 के प्लांट सोर्सेज क्या है, दैट इज अवेलेबल इन वॉलनट्स, flax seeds, chia seeds, soya bean, fenugreek seeds, mustard and leafy vegetables. So this was all about saturated fats, monounsaturated and polyunsaturated. But there is one more term which you must have heard, which is trans fats, trans fatty acids. अब वो क्या है, चलिए उसको समझते हैं. TFAs are fats that are produced during hydrogenation of vegetable cooking oils. For example, vanaspati. TFA यानी कि trans fatty acids consumption alter lipid profile, endothelial dysfunction, decreases insulin sensitivity and increases the risk of diabetes, breast cancer, colon cancer, preeclampsia, disorders of nervous system and vision in infants. Hence, one must avoid processed foods or bakery foods containing TFA. Trans fatty acids are very dangerous for the human body system. They are slow toxins. Trans fatty acids बनते कब हैं? जब वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन की जाती है, मीन्स उनको प्रोसेस किया जाता है, या फिर जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल बेकरी आइटम्स हैं या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, सब में ट्रांस फैट्स जो है वो प्रेजेंट होता है. सो दैट ट्रांस फैट मे प्ले हैवक इनसाइड द बॉडी. बहुत सारी डिजीजेस को it can create, it can lead to many disorders in our body. So we must avoid trans fats in our diet. So oil को जब repeatedly heat किया जाता है उसमें भी ट्रांस फैट्स की जो प्रोडक्शन है वो हो जाती है. So the practice of reusing vegetable oils for cooking which have been repeatedly heated during food preparations is very common both at home and in commercial establishments. Repeated heating of vegetable oils or fats results in oxidation of PUFA, leading to the generation of compounds which are harmful or toxic and may increase the risk of cardiovascular diseases and cancer. At household level, vegetable oil once used for frying should be filtered and may be used for curries preparation, but using the same oil for frying again and again should be avoided. Also, such oils should be consumed in a day or two. Storing used oils for a long time should be avoided as the rate of deterioration is high in such oils. So यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, नंबर 1, ऑयल को आपको एक ही बार यूज करना है अगर आप घर पे भी फ्राई कर रहे हो, क्योंकि फ्राई करने के टाइम पे ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है जिससे उसमें ट्रांस फैट्स की प्रोडक्शन हो जाती है. अगर आप उसको रीयूज भी करते हो तो विद इन अ डे और 2 आपको उसको रीयूज करना है एंड दैट इज नॉट फॉर फ्राइंग, दैट इज फॉर मेकिंग द करीज. तो आप उसको नेक्स्ट 1 to 2 डेज तक स्टोर करके रखें,
वो प्रैक्टिस आपको नहीं करना है कि इस ऑयल में फ्राई किया था उसको फिर से ठंडा करके आपने किसी कंटेनर में डाल के एक साइड में स्टोर कर दिया कि जब हम नेक्स्ट टाइम फ्राई करेंगे वी विल यूज द सेम ऑयल। वो सेम ऑयल आपको यूज नहीं करना है। सबसे पहली बात, फ्राइड फूड का कंजम्पशन कम होना चाहिए। नंबर 2, अगर कभी ओकेजनली आप फ्राई कर भी रहे हो तो उस ऑयल को आप दोबारा से रीयूज नहीं करोगे, सिर्फ 1 से 2 दिन तक आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको वो यूज नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी क्लियरली रिटन ओवर हियर, जो कि यूजुअली हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में म्यूफा एंड प्यूफा होते हैं उनको सॉलिडिफाई कर दिया जाता है, सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहें और उनको स्वीट्स में, बेकरी में इस तरह से यूज किया जाता है। सो इस प्रोसेस के ड्यूरिंग सैचुरेटेड फैट्स का प्रोडक्शन होता है और साथ में ट्रांस फैटी एसिड्स भी बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां सैचुरेटेड फैट्स बन गए हैं, जहां ट्रांस फैटी एसिड्स बन गए हैं, दोज ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर अस। सो जो भी ऑयल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से सॉलिडिफाई, जिसको कि हम डालडा घी बोलते थे पहले, वो जो है दैट इज नॉट हार्ट हेल्दी, वो आपको यूज अपनी रेगुलर कुकिंग में नहीं करना है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस, कि प्रोसेस के बेस पे ऑयल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो प्रोसेस है, फर्स्ट इज द रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है कि केमिकल्स डाल के ऑयल को क्लीन किया जाता है। ऑयल में से कुछ फाउल स्मेल है उसको निकाला जाता है, या फिर कुछ अनवांटेड जो चीजें होती हैं क्रूड ऑयल में उसको रिमूव करके उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग। लेकिन रिफाइनिंग की इस प्रोसेस के ड्यूरिंग ऑयल में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइटोस्टेरॉल्स हैं, वो सब भी रिमूव हो जाते हैं। तो दैट मीन्स उस ऑयल की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है दैट बिकम्स डाउन। सो इस ऑयल को हमें बहुत ही कम या फिर मॉडरेशन में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है वर्जिन ऑयल्स की। वर्जिन ऑयल्स क्या होते हैं? वर्जिन ऑयल्स में जो एक्सट्रैक्शन की जाती है वो मैकेनिकल की जाती है, इसमें केमिकल्स का यूज नहीं होता है बट हीट का यूज किया जाता है। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स यूजिंग हीट ऑल्सो। सो इस केस में क्या होता है कि आपके फाइटोस्टेरॉल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स वो प्रिजर्व रहते हैं। अब आते हैं डाइटिशियंस के फेवरेट ऑयल पे, विच इज कोल्ड प्रेस्ड, यानी कि कच्ची खाने के ऑयल। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन की जाती है ऑयल की, लेकिन उसमें हीट को अप्लाई नहीं किया जाता, विदाउट हीट, सो दैट उसके सारे जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइटोस्टेरॉल्स हैं, सबको इंटैक्ट रखा जा सके। ऐसे ऑयल्स की शेल्फ लाइफ कम होती है, ऐसे ऑयल्स में प्रिजर्वेटिव वगैरह कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किए जाते हैं। सो दीज आर द बेस्ट ऑयल्स टू कंज्यूम। अब बात करते हैं कि हमें कितने विजिबल फैट की जरूरत होती है एक दिन में कंज्यूम करने की। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, लेट मी एक्सप्लेन विजिबल और इनविजिबल फैट्स क्या होते हैं। विजिबल फैट्स होते हैं जो ऑयल या घी जो हम यूज करते हैं खाना बनाने में, कुकिंग करने में। लेकिन इनविजिबल क्या होता है? इनविजिबल फैट्स होते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में होते हैं, जो नट्स एंड सीड्स में होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, मिलेट्स में होते हैं, ग्रेन्स में होते हैं। एवरी फूड प्रोडक्ट्स हैव सम अमाउंट ऑफ इनविजिबल फैट इन देम। सो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि अगर हम अपनी डाइट में नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स एज रिकमेंडेड लेते हैं तो हमें विजिबल फैट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे सारे फैटी एसिड्स, सारी रिक्वायरमेंट हमें उन फूड सोर्सेज से कंप्लीट हो सकती है, तो हम अपनी कुकिंग को फैट फ्री भी रख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों में फ्लेवर्स के लिए, टेक्सचर के लिए ऑयल ऐड करना पड़ता है। कुकिंग हमारा जो प्रोसेस है ऐसा बना हुआ है कि विदाउट फैट्स हम जो है कुकिंग हम रैलिश नहीं करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि हमें एक दिन में जो विजिबल फैट का अमाउंट यूज करना है दैट इज 20 to 50 ग्राम। दैट मीन्स 4 टीस्पून से लेके आप 10 टीस्पून तक यूज कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर इंडिविजुअल नीड। सो दैट मीन्स 4 टीस्पून
इज द लिमिट कि 4 टीस्पून से आपको स्टार्ट करना है, इससे कम में आप खाना नहीं बना पाओगे। अगर बना सकते हो तो देयर इज नो हार्म। तो हमें मिनिमम पे ही स्टिक रहना है, विच इज ऑलमोस्ट 20 ग्राम पर डे, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है हमारा और आज की जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम 50 ग्राम ऑफ ऑयल एक दिन में खाना अफोर्ड कर पाएं। तो हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में फैट्स के बारे में डिस्कस किया है, फैटी एसिड्स को समझा है, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट को समझा है, लेकिन स्टिल एक टॉपिक यहाँ पे टच नहीं हो पाया है कि हमें कुकिंग के लिए कौन सा बेस्ट ऑयल है। वो फिर किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो अभी इस गाइडलाइन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको सारी क्लियर कट समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन अप्रोच मी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आप उसमें लिखिए आपको जो भी पूछना है, वी विल डेफिनेटली आंसर। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा, बट स्टिल अगर आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हो, इफ यू थिंक ये वर्थ टू शेयर है तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट गाइडलाइन नंबर 8।